हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आगे कोचिंग सेंटर में। जैसे कि हमने अगली वीडियो में पढ़ा था, इससे पहले वाली जो वीडियो में पढ़ा था हमने उसमें देखा था हिंदी भाषा का विकास। उसमें हमने हिंदी भाषा का विकास देखा, उसमें हमने देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समयकाल था, किन किन समय काल में हर भाषा को रखा गया था। उसमें हमने प्राचीन देख लिया था और मध्यकालीन देख लिया था। आज हम देखेंगे आधुनिक आर्य भाषा का समयकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डालना अपनी। आधुनिक आर्य भाषा। इसमें ही पहले हम बात करें प्राचीन हिंदी की। प्राचीन हिंदी का जो समय काल था हमारा 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक रहा। कहाँ तक रहा? 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक रहा। फिर आता हमारा मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी का जो समय काल था हमारा 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक। 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक। फिर आता है हमारा आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी की हम बात करें तो इसका समय काल आता है हमारा 1850 ईस्वी से लेके अब तक। कब तक? अब तक, वर्तमान समय था। अब तक रहा। फिर इसके बाद में ही आधुनिक हिंदी के समय में, जब आधुनिक जो हिंदी का जो समय था, जब आधुनिक हिंदी आई थी, तो उसके समय में एक कवि आए थे भारतेंदु। ऐसे पॉइंट डाल के कर लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये किस युग के थे? ये थे भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग का ही जो समय काल था हमारा था 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक। कब तक था? 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक। ये थोड़ा ऊपर ले लेंगे, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। 1900 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। आधुनिक आर्य भाषा का जो समय काल था उसमें 3 हिंदी आई। प्राचीन हिंदी में समय काल था हमारा 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। फिर आया मध्यकालीन हिंदी का ही जो समय काल था हमारा 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। फिर आई आधुनिक हिंदी का समय काल था 1850 ईस्वी तक, अब तक। आधुनिक हिंदी के समय काल में ही एक कवि आए हमारे भारतेंदु युग के ही। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका समय काल 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। आगे हम इसके बाद बात करें
भारतेंदु युग के ही कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इनके युग में ही इनके समयकाल, इनके काल में हिंदी का बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। मतलब इसका कहने का मतलब है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में ही, उनके कवि के युग में ही हिंदी का जो रूप है, हिंदी भाषा जो आई, उनका हिंदी भाषा का जो रूप आया, हिंदी भाषा जो आई, इसका हिंदी का बहुमुखी रूप ही इनके समयकाल में ही आया, उनका ही सूत्रपात आया। अगले पॉइंट की बात करें कि इस युग में हिंदी को खड़ी बोली में लिखा गया। किस में लिखा गया? मतलब इस युग के समय काल में हिंदी को खड़ी बोली में लिखा गया। आगे की हम बात करें सेकंड पॉइंट की। दूसरे कवि आए हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये किस युग के थे? ये थे हमारे द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग का समय काल था हमारा 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक। कहाँ था? 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो युग के जो कवि थे, द्विवेदी युग के, उनका समय काल था 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक। इसमें ही हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं कि इनके ही समय काल में हिंदी में क्या बदलाव हुआ। द्विवेदी युग की में बात करते हैं कि इस युग से ही भाषा को हिंदी माना गया। इस युग से ही भाषा को हिंदी माना गया। क्लियर है? द्विवेदी युग के समय काल में ही। आगे की हम बात करें, इसके बाद आया हमारा छायावाद युग। कौन सा आया? छायावाद युग। हमारा कौन सा हो गया? भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, और अब कौन सा आएगा हमारा? छायावाद युग। छायावाद युग की हम बात करें तो इसका ही समय काल था हमारा 1918 ईस्वी से लेके 1936 ईस्वी तक। 1936 ईस्वी तक। इसमें जो हिंदी में बदलाव हुआ था वो हुआ था, इसमें हिंदी में
ऐसे लिख लो, ये थोड़ा अजीब लगेगा। इस हिंदी भाषा में अनेक भाषाएं गुणों का समावेश हुआ। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। जो द्विवेदी युग था उसमें इस युग से ही भाषा हिंदी, इस युग में ही भाषा को हिंदी माना गया। फिर आया हमारा छायावादी युग, तीसरा, जो इसका ही समय काल था 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। इसमें ही जो अनेक भाषाएं थीं उनका जो उनके गुण थे उनको ही, उन गुणों का जो समावेश हुआ था वो हिंदी भाषा में किया गया। क्लियर है? आगे की हम इसमें बात करें, ये हो गया हमारा आधुनिक आर्य भाषा हिंदी में। कि आधुनिक आर्य भाषा हिंदी में कैसे कैसे बदलाव होकर उसका रूप सामने आया। अब हम देखते हैं राजभाषा। हेडिंग डालना अपनी। राजभाषा हिंदी, या हम कह सकते हैं इसे मानक हिंदी भी। मानक हिंदी और हमारे भारत की ही राजभाषा क्या है? हिंदी है, नहीं तो राष्ट्रभाषा है। क्या है ये? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। आगे की हम बात करें कि राजभाषा का अर्थ ही क्या है। राजभाषा का अर्थ है हमारा राजकाज की भाषा। मतलब मैंने जैसे बताया था कि हमारे भारत की क्या है? राजभाषा हिंदी है। राजभाषा ही। अब आप लोग कुछ ये सोचेंगे राजभाषा क्यों नहीं है? हमारे ये जो आर्टिकल भाग 1 या 2 में है, हमारे भारत को राज्य कहा गया। जब आप पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें भाग 1-2 में भारत को राज्य क्यों कहा गया। इसलिए ही उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी हिंदी को राजभाषा कहा गया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा कहा गया। अब इसमें देखते हैं कि राजभाषा के अर्थ ही हमारे क्या है? राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा मतलब जो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है, उस भाषा को ही क्या कहते हैं हम? राजकाज की भाषा। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आए ये इस टॉपिक में से कुछ भी डाउट या कुछ भी समझ में ना आए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि और बच्चे भी इसका फ्री कॉस्ट सिलेबस का प्रॉफिट उठा सकें। क्लियर है? हम क्या बात कर रहे थे कि राजभाषा का अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा। अब इसके आगे हम बात करते हैं राजभाषा कहते किसे हैं? मतलब राजभाषा जो निकली है कहाँ से निकली? ये निकली हमारी शूरसेनी अपभ्रंश से। शूरसेनी अपभ्रंश, जिसमें कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 7 अपभ्रंश स्वीकार किए थे। उसमें कहीं पहला अपभ्रंश क्या है हमारा? शूरसेनी अपभ्रंश। शूरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी
जिसमें कि मैंने बताई थी सोर्स यानी अपभ्रंश में हमारी 3 उपभाषा आती हैं। पहली हमारी आती है पश्चिमी हिंदी, दूसरी आती है गुजराती, तीसरी आती है हमारी राजस्थानी हिंदी। क्लियर है? तो ये क्या हो गई, हमारी उपभाषा हो गई। सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की संस्कृत निष्ठ, कौन सी निष्ठ? संस्कृत निष्ठ, मानक खड़ी बोली, मानक खड़ी बोली को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित हुई हमारी कौन सी भाषा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की संस्कृतनिष्ठ मानक खड़ी बोली, मतलब जब हम पश्चिमी हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें बोली आती हैं 5। जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो तब पता चल जाएगा आपको कि कितनी होती हैं। संस्कृतनिष्ठ मानक खड़ी बोली को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। क्लियर है? इसमें हम आगे बात करते हैं। पॉइंट लिखना कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? मतलब मूल नाम मतलब खड़ी बोली को पहले किस नाम से जानते थे? मूल नाम क्या है इसका? कोरवी। कौन सा है? कोरवी। खड़ी बोली का ही मूल नाम है कोरवी, क्योंकि पहले खड़ी बोली को ही हम कोरवी कहते थे। इसकी लिपि क्या है? मतलब खड़ी बोली को किस लिपि में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है हमारा देवनागरी में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। अगले पॉइंट है अपभ्रंश का संक्रमणकालीन, कौन सा? संक्रमणकालीन रूप कौन सा है हमारा? अपहट। कौन सा? अपहट। मतलब अपभ्रंश का संक्रमणकालीन रूप जो है अपहट है, क्योंकि अपभ्रंश से ही इसका विकास किस में हुआ? अपभ्रंश का विकास किस में हुआ? किस भाषा में? अपहट में। इसलिए ही संक्रमणकालीन रूप कहा जाता है अपभ्रंश का। आगे की हम बात करें राजभाषा हिंदी। हेडिंग डालना, आगे लिखना सोर्स यानी अपभ्रंश अपभ्रंश से ही निकली हमारी पश्चिमी हिंदी।
पश्चिमी हिंदी क्या है हमारी? एक उपभाषा है। क्या है? एक उपभाषा, उपभाषा है। इसके बाद ही हम इसके पश्चिमी हिंदी में ही बोली आई हमारी कौन सी? खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में ही बोली आई एक खड़ी बोली। खड़ी बोली क्लियर है? हम फिर से देख लेते हैं कि खड़ी बोली का ही मूल नाम क्या है हमारा? कोरवी। कोरवी है। लिपि कौन सी में लिखी जाती है? देवनागरी में। अपभ्रंश का ही संक्रमणकालीन जो रूप है कौन सा है? अबहट। संक्रमणकालीन रूप ही किसे कहते हैं? क्योंकि अपभ्रंश का ही विकास किस में हुआ हमारा? अबहट में। फिर आती है राजभाषा हिंदी। इसमें मैंने थ्योरी में तो लिखवा दिया, लेकिन शॉर्ट तरीके में ये है, इससे आपको ज़्यादा तरीके से माइंड में याद रहेगा। इससे ही देख लेते हैं। राजभाषा हिंदी पहले अपभ्रंश में आई, शोषणीय अपभ्रंश से। शोषणीय अपभ्रंश से ही उपभाषा में निकली पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी से ही बोली आई खड़ी बोली। अब क्लियर हो गया कि खड़ी बोली कहाँ से आई है। आगे की हम बात करते हैं। हेडिंग डालना अपनी नेक्स्ट। बोली। बोली किसे कहते हैं? इसमें पॉइंट लिखना। छोटे क्षेत्र में किस, ऐसे लिखना, किसी छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है हमारी? बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बोली कहलाती। किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। इसमें हम बात करें और कि इसमें इसकी कोई लिपि, इसकी कोई लिपि और व्याकरण नहीं होती है। इसके कोई लिपि या व्याकरण नहीं होती है। और इसमें और बात करें, इसमें साहित्य रचना, इसमें साहित्य रचना भी नहीं होती है। क्या नहीं होती हमारी? क्या बताया मैंने कि बोली में किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है हमारी? बोली कहलाती है। इसकी कोई लिपि या व्याकरण नहीं होता। इसकी कोई लिपि या व्याकरण मतलब जो बोली होती है छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब वो किसी भी लिपि में नहीं लिखी जाती और उसकी कोई भी व्याकरण नहीं होती है। और इसमें साहित्य रचना भी नहीं होती, मतलब साहित्य रचना मतलब किसी ने कभी नहीं इसकी रचना वगैरह भी नहीं करी हैं। और आगे की हम बात करें, इसमें स्थानीय शब्दों की, इसमें स्थानीय स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है।
मतलब इसमें स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। क्लियर है। आगे की हम बात करें हेडिंग डालना, उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा किसे कहते हैं? देखते हैं कि बोली से अधिक विस्तृत क्षेत्र परंतु मानक भाषा मतलब हिंदी, मानक भाषा यहाँ लिख लेना, कभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, भाषा, मानक भाषा से कम, क्या कहा? बोली से अधिक विस्तृत क्षेत्र परंतु मानक भाषा से कम विस्तृत, किससे? कम विस्तृत वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब बोली से तो अधिक है विस्तृत क्षेत्र, लेकिन जो मानक भाषा मतलब हिंदी जो भाषा जो जिस एरिया में बोली जाती है उससे कम विस्तृत क्षेत्र में, उससे कम विस्तृत वाले क्षेत्र में बोलते हैं, मतलब बोली जाती है, मतलब बोलते हैं लोग, तो उसे क्या कहते हैं? हम उपभाषा कहते हैं। उपभाषा में हम बात करें, इसमें उपभाषा में इसमें साहित्य रचना होने लगती है, मतलब इसमें उपभाषा में साहित्य रचना करते हैं, साहित्य रचना होने लगती है। साहित्य रचना होने लगती है। और इसमें बात करें एक उपभाषा, कैसे? एक उपभाषा में, ऐसा कहें, एक उपभाषा में मिलती जुलती कई बोलियां हो सकती हैं। कई बोलियां हो सकती हैं। चला है, मतलब हमारी जो एक उपभाषा जो बनती है कई बोलियों से मिलकर बनती है, तो इसका ही अर्थ क्या है इस लाइन का? एक उपभाषा में मिलती जुलती कई बोलियां हो सकती हैं या कई बोलियों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम उपभाषा कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। उपभाषा बोली से अधिक विस्तृत क्षेत्र परंतु मानक भाषा से कम विस्तृत वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचना होने लगती है। एक उपभाषा में मिलती जुलती कई बोलियां हो सकती हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी उपभाषा कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का मतलब समझ में नहीं आए या किसी भी टॉपिक में डाउट आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और प्रॉपर ही मैं सीरीज वाइज आपको हिंदी का पूरा सिलेबस कराऊंगी।
अपने ही इस सीरीज़ वाइज अपने फेयर रजिस्टर में नोट करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस रहेगा फ्री कोर्स रहेगा, जिससे कि बच्चा किसी भी तरह की उसे परेशानी ना हो और वो आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। और जैसा कि आपको पता ही है कि ऑनलाइन जो मतलब पैट के फॉर्म आ चुके हैं, पैट के फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें ही पैट में 25 नंबर की हमारी हिंदी पूछी जाती है। जैसे कि मैं इसमें हिंदी जो सिलेबस करा रही हूँ वो तुम्हारा UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल और यूपी पैट सब में ही सफिशेंट रहेगी। ये जो हमारा सिलेबस है पूरे इन 4 वैकेंसियों में पूरा सफिशेंट रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इन वैकेंसी के एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये नहीं है कि इसमें से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप छोड़ दो। तो इसलिए ही ये कंप्लीट सिलेबस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतने, थैंक यू।